जेक सुलिवन व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर मुमकिना हमले के लिए ऑप्शंस पेश किए हैं। अगर ईरानी 20 जनवरी से पहले न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़ते हैं तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस बात से दो चीजें साफ हो रही हैं कि 20 जनवरी से पहले यानी डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी से पहले, उनके अमेरिकी सदर बनने से पहले या तो ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने की सोच रहा है या फिर जो बाइडेन जाते जाते अपनी पार्टी के लिए आगे की राह आसान करने के लिए ईरान पर कोई बड़ा हमला करके जाना चाहते हैं। यानी 19 जनवरी तक की तमाम तारीखें आज से और अभी से बहुत ज्यादा अहम हो गई हैं, क्योंकि 20 तारीख को निजाम अमेरिका में बदल जाएगा। आपकी तस्दीक के लिए दुनिया की सबसे मशहूर वेबसाइट्स में शुमार एक्सियोस, जिन्हें दुनिया के बड़े न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, उसकी इस स्पेशल रिपोर्ट की हेडलाइन देख लीजिए, जिसे दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने अपनी खबर बना लिया है। इसमें लिखा है एक्सियोस में कि बाइडेन डिस्कस्ड प्लान्स टू स्ट्राइक ईरान न्यूक्लियर साइट्स इफ तेहरान स्पीड्स टुवर्ड बॉम्ब। यानी बाइडेन ने ईरान के परमाणु साइट्स पर, न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने की प्लानिंग पर चर्चा की। अगर तेहरान यानी ईरान बम बनाने की तरफ बढ़ता है तो हमला होगा। यह हेडलाइन है। अब दुनिया के तमाम अखबार देख लीजिए, इसी रिपोर्ट को छाप रहे हैं। यह होता है फैक्ट। यह कोई सनसनी नहीं बल्कि बेहद संजीदा खबर है। दोस्तों, खबर तो अब शुरू हुई है। दरअसल ईरान ही वो तनहा मर्द मुजाहिद है जो खुलकर फलस्तीन के हक में और इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रहा है, और उससे ताल्लुक रखने वाले रेजिस्टेंस मूवमेंट्स तो साल 2023 से लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका को इजराइल को बचाना भी है और न्यूक्लियर वेपन से महरूम पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा भी कायम रखना है। लेकिन अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम टेस्ट कर दिया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के भूकाल की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और इजराइल के सामने गजा में जंग बंद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, और पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान की तूती बोलने लगेगी, जो अमेरिका के असर से खामोश रहने वाले अरब हुक्मरानों के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। हकीकत तो मैंने आपको समझा दी, वो सिर्फ इंट्रो था, लेकिन खबर उससे कहीं ज्यादा अहम है, बहुत डीप है, जो अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। लिहाजा कमजोर दिल वाले, वो लोग जो छोटी खबरें देखने के शौकीन हैं, जो एक रिसर्च प्रोग्राम नहीं देखना चाहते, जो डेप्थ में खबर नहीं जानना चाहते, जो डिटेल खबर नहीं जानना चाहते, वो इस खबर को यहां से ना देखें। सिर्फ वो लोग देखें जिन्हें डिटेल खबर जाननी हो। एक्सियोस की 2 जनवरी 2025 की ये रिपोर्ट कहती है कि एक मीटिंग में जो कुछ हफ्ते पहले हुई थी, कुछ हफ्ते पहले, और अब तक वो मीटिंग राज थी, उस मीटिंग की कुछ बहुत ही अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। जानकारी अमेरिका की ईरान पर मुमकिना हमले की प्लानिंग से जुड़ी है। इस जानकारी में, इस इंफॉर्मेशन से कुछ सवाल पैदा हुए हैं। पहला तो यह कि अमेरिका को ईरान पर हमला करने की क्या जरूरत है। अब इसे समझिएगा, क्या जरूरत है, तो अब इसका जवाब ये समझिए। अमेरिका का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, न्यूक्लियर साइट्स पर हमला एक ऐसे प्रेसिडेंट का एक बहुत बड़ा दाव है जो ये वादा कर चुका है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देगा, लेकिन वो अपने सक्सेसर जो कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको एक नया कॉन्फ्लिक्ट देने का भी खतरा उठाना चाहता है ये मौजूदा प्रेसिडेंट अमेरिका का। सोर्सेस के मुताबिक जो बाइडेन ने इस मीटिंग के दौरान किसी भी हमले की मंजूरी नहीं दी, मैं भूकाल नहीं काटूंगा, कोई मंजूरी नहीं दी है, और ना ही अब तक ऐसी कोई मंजूरी दी है, ना इस पर कोई बात की है। लेकिन हमले का प्लान अब भी बाइडेन की टेबल पर है और ऑप्शन खुला हुआ है, इससे इनकार नहीं करूंगा। बाइडेन और उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम ने उस अहम मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ ऑप्शंस और सिनेरियोज पर गुफ्तगू की थी, जो तकरीबन 1 महीना पहले हुई थी ये मीटिंग। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन किसी फाइनल फैसले पर नहीं पहुंच सके, यानी ईरान पर हमला करें या ना करें, 19 तारीख तक करें ना करें, रहने दें, इसी पर अभी ये सब कुछ चल रहा है। एक यूएस ऑफिशियल ने बताया था
कि व्हाइट हाउस की मीटिंग नए इंटेलिजेंस की वजह से नहीं थी, कोई नया इनपुट नहीं था, और ना ही इसका मकसद बाइडेन से हां या ना का जवाब लेना था, बल्कि ये एक डिस्कशन का हिस्सा थी जो प्रूडेंट सिनेरियो प्लानिंग के हवाले से थी, जिसमें यह सोचा गया था कि अगर ईरान यूरेनियम को 90% प्योरिटी तक एनरिच करने का कदम उठाता है तो यूएस को किस तरह जवाब देना चाहिए। दोस्तों, यह खबर आम है जो मैं और बता रहा हूं, इससे बरक्स ये और इसी से जुड़ी है। यह खबर भी तो आम है कि ईरान बहुत तेजी से अपने यूरेनियम को एनरिच कर रहा है, जिससे वो बहुत जल्द न्यूक्लियर बम बना लेगा। यहां हम उस बहस में नहीं पड़ेंगे कि ईरान के पास पहले से न्यूक्लियर बम है, क्योंकि ना तो ईरान ने इसका कभी ऐलान किया है और ना ही इसका कोई सबूत इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसीज के पास है, ना अमेरिका के पास है। उनके पास होता ना तो अब तक बहुत कुछ कर चुके होते। अगर ईरान के पास बम होता तो लेबनान में सीजफायर से पहले ही वो न्यूक्लियर टेस्ट करके हिजबुल्लाह की बर्बादी और गजा की जंग को रोकने पर मजबूर कर चुका होता है इजराइल को। लेकिन ईरान ने टेस्ट नहीं किया, उनके पास बम नहीं है। चलिए हम एग्जॉस्ट की रिपोर्ट पर वापस आते हैं, जिसके मुताबिक एक और सोर्स ने कहा है कि अभी के लिए व्हाइट हाउस में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर मुमकिना मिलिट्री एक्शन पर कोई एक्टिव डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं। अब हम मुमकिना हमले की दूसरी वजह समझते हैं। पहली वजह मैंने आपको समझा दी कि अमेरिका को जरूरत क्या है। अब दूसरी वजह समझिए और जानिए कि अमेरिका की इस प्लानिंग के पीछे का मकसद क्या है। दोस्तों, बाइडेन के कुछ टॉप एड्स ने इंटरनली ये कहा है कि दो ट्रेंड्स हैं, दो ट्रेंड हो जाए, मान लीजिए सिचुएशन से। एक तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का तेज होना और दूसरा ट्रेंड इजराइल के साथ जंग में ईरान और उसकी प्रॉक्सीज का कमजोर हो जाना। ये दोनों ही ट्रेंड्स बाइडेन के लिए एक इंपेरेटिव और अपॉर्चुनिटी पैदा करते हैं कि वो ईरान पर हमला करते हैं। सोर्सेज ने कहा कि बाइडेन के कुछ एड्स, जिसमें व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन भी शामिल हैं, का ये ख्याल है उनका कि ईरान के एयर डिफेंस और मिसाइल कैपेबिलिटीज का डिग्रेडेशन और ईरान के रीजनल प्रॉक्सीज का सिग्निफिकेंट कमजोर होना एक कामयाब स्ट्राइक के चांसेस को बेहतर बना सकता है और ईरान की रिटेलिएशन, ईरान के जवाब और उसकी रीजनल एस्केलेशन का रिस्क कम कर सकता है। इनका यह मानना है कि इजराइल ने जो एक दो स्ट्राइक की ईरान पर और जो उनकी कथित प्रॉक्सीज कहलाती हैं, हिजबुल्लाह, हमास या हिजबुल्लाह और हाउथीज मान लीजिए, वहां पर उनके अड्डों पर, उनके इलाकों पर, उससे ईरान कमजोर हो गया है। ईरान अपने आप ही हमले झेल चुका और प्रॉक्सीज पर तो टूट गया है ईरान, और फिर वो सीरिया वाला कांड हो गया। यह मानना अमेरिका का है। यूएस ऑफिशियल्स ने कहा कि सुलिवन ने बाइडेन को इस मामले पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी, बल्कि सिर्फ सिनेरियो प्लानिंग पर गुफ्तगू की। व्हाइट हाउस ने भी इस पर कमेंट देने से इनकार कर दिया है। अगर कोई खिचड़ी नहीं पक रही होती तो व्हाइट हाउस जवाब जरूर देता, और वैसे भी कोई हमला करने का प्लान तो पब्लिक नहीं कर सकता, वो इनकार कर देता। लेकिन जवाब ना देने का मतलब है कि हमले से जुड़ी मीटिंग और प्लानिंग के वजूद को जाहिर नहीं करना है। तो हम सनम इनकार भी नहीं करेंगे और इकरार भी नहीं करेंगे। इट मीन्स कुछ है। गुरु, आपसे दोस्तों एक दरख्वास्त है। यह है दरख्वास्त कि अमेरिका की ये रिपोर्ट है जो मैं पढ़ रहा हूं और अपने हिसाब से पढ़ रहा हूं। अमेरिका की ही प्लानिंग के बारे में है ये। वो बता रहे हैं ईरान कमजोर हो गया है। आदिल खान आजाद आपको उनकी प्लानिंग और उनके दावों के बारे में बता रहा है। ओपिनियन सेट करना आपका काम है गुरु, मेरा नहीं है। बहुत से लोग नेतन्याहू को मार देते हैं, मैं नहीं मार सकता। बहुत से लोग ईरान को सुपर पावर बना देते हैं, मैं नहीं बना सकता जब तक मेरे हाथ में फैक्ट्स नहीं होंगे। दोस्तों, ईरान काफी अरसे से ये डिनाई करता आ रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, और ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन मकासद के लिए है, यानी बिजली बनाने का प्लांट, फैक्ट्रीज वगैरह इन सब के लिए है। वो बम नहीं बनाना चाहता। लेकिन कुछ महीनों पहले कुछ पुराने और मौजूदा ईरानियन ऑफिशियल्स ने इस मुमकिनात पर पब्लिकली बात की है कि ईरान के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में तब्दीली लाने की जरूरत हो सकती है। आप
ईरान के ऑफिशियल्स की पब्लिक स्टेटमेंट्स देख सकते हैं जो पिछले कुछ दिनों में सामने आए, पिछले कुछ महीनों में सामने आए हैं, और ये तब्दील हुए हैं पहले के स्टेटमेंट से, क्योंकि ईरान पर कुछ हमले हुए, इजराइल ने भी किए, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और लगातार अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है ईरान के रगों में भी खमीर बहता है भाई, वो भी तो गुस्से में अपने कुछ भी ना कुछ कदम उठाएगा। ये जो मीटिंग हुई उसी इवेंट में जैक सुलिवन, जो आपको बताया ना व्हाइट हाउस वाले, उन्होंने ये कहा कि जो ब्लोज ईरान और उसकी प्रॉक्सीज ने पिछले साल में दिए हैं, जो हमले किए हैं, वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ ले जा सकते हैं। ये उस दुश्मन के लिए चॉइसेस पैदा करते हैं जो काफ़ी डेंजरस है, ख़तरनाक है, हो सकती हैं, और ये वो चीज़ है जिसने हमें बहुत ज़्यादा मुहतात कर दिया है, हमें बहुत ज़्यादा जागरूक कर दिया है, जिस पर हमें देखना होगा कि हमें इससे कैसे निपटना है। दोस्तों, बाइडेन के वक्त में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, जिसने ईरान को एक डी फैक्टो न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड स्टेट बना दिया है। ईरान ने अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को, या यूरेनियम संवर्धन हिंदी में कहते हैं, उसको 60% तक बढ़ा दिया है, जो 90% लेवल के बहुत करीब है, जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जरूरी है 90%। और ईरान के एडवांस सेंट्रीफ्यूज इसे चंद दिनों में अचीव कर सकते हैं, 60 से 90। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के मुताबिक ईरान के पास 60% एनरिच यूरेनियम है, जो 4 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काफी है। अगर ईरान ने बम बनाने का फैसला किया तो उससे न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस या वॉरहेड डेवलप करना होगा। इजरायली इंटेलिजेंस का मानना है कि इसमें कम से कम ईरान को 1 साल लग सकता है वॉरहेड बनाने में और न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने में। इजराइल का दावा है कि उसने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ईरान के पार्शियन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर हमला करके सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स को तबाह कर दिया था, जो ईरान ने अपनी मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम को 2003 में बंद करने से पहले बनाया था। 2003 में यह कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस डिजाइन करने और टेस्ट करने के लिए जरूरी था। इजरायली ऑफिशियल्स का यह कहना है कि अगर ईरान बम बनाने का फैसला करता है तो यह क्रूशियल हालात पैदा कर सकता है, लेकिन यूएस और इजरायली ऑफिशियल्स का कहना है कि पिछले साल में ईरान के साइंटिस्ट ने सस्पिशियस रिसर्च की है, सस्पिशियस रिसर्च, जो न्यूक्लियर हथियारों से रिलेटेड है। इसमें कंप्यूटर मॉडलिंग और मेटलर्जी भी शामिल है। केमिकल जुबान नजरा केमिस्ट्री वालों के लिए ये दोनों चीजें, कंप्यूटर मॉडलिंग और मेटलर्जी, न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में लगने वाले वक्त को कम करने में मदद करते हैं, यानी जल्द से जल्द न्यूक्लियर बम बन जाए। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको सर कैसी लगी जरूर बताइएगा। कुछ लोगों को ये बोर करने वाली रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन सीरियस इश्यूज को ब्रीफ ना किया जाए तो ये काम नौसिखियों जैसा कहलाएगा। और मैं अपने शानदार व्यूअर्स के भरोसे और प्यार की बहुत इज्जत करता हूं, जो ये मानते हैं कि इस चैनल पर उन्हें फैक्ट के साथ सच्ची खबर मिलती है, भले अच्छी मिले या ना मिले। बहुत से लोग अच्छी खबर उन लोगों को देते हैं जो उन खबरों की तलाश में रहते हैं कि नेतन्याहू मौत के करीब है, उसे कैंसर हो गया है, आखिरी सांसें गिन रहा है, इजराइल के 7 में से 13 शहर तबाह हो गए हैं, हमास जीत गया है, इजराइल पर कब्जा हो गया है, यमन के हूथीज ने जो है भगदड़ मचा दी है, सब कुछ तबाह कर दिया है। क्या देखते हो? आपकी चॉइस है, लेकिन डेटा पैसा आपका है। अशरफुल मखलूकात बनाया हमें इसे यूज करने के लिए। मुझे मत देखो, मुझसे बेहतर बहुत है, उन्हें देखो, लेकिन यार गुमराह मत हो, गुमराह मत हो, बेदार हो। ये तुम पर फर्ज है। फर्ज इस तरीके से कहो कि वैसा फर्ज नहीं जैसे नमाज रोजा ज़कात, लेकिन ये फर्ज है कि तुम बेदार रहो और बेदार करते रहो। मैं तो वही कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं मुझे मत देखो, लेकिन अच्छों को देखो। मुझसे बहुत अच्छे पढ़े हैं, मैं तो कुछ नहीं, अदना सा यूट्यूबर हूं। कभी जिंदगी भर 15 साल तक न्यूज चैनल्स में काम किया। बस यही कहता हूं
क्योंकि मुझे पता है कि इसका नुकसान क्या होगा। आप माशरे में जाओगे, कहोगे नेताजी आपको कैंसर हो गया, मरने वाला है, वो कहेगा भाई जा यार, नेसेट में बैठा है वो, आपकी बेइज्जती हो गई। वो कहेंगे इजराइल के चिथड़े उड़ा दिए, 13 शहर तबाह कर दिए। वो कहेंगे भाई साहब वहां तो कुल 12 शहर थे। परखना सीखो मेरे दोस्त, इस सब का नुकसान बहुत उठा चुके। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। ये ज्ञान नहीं है, बेदार करना है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। खुश रहिए।